देखो ये चैप्टर जो होता है वो स्टार्ट होता है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुकी होती है 1789 में। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा क्या था? फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। ठीक, साथ में मोनार्की हटा करके उन लोगों ने नेशनल असेंबली बना ली थी। ठीक है, ये देख करके बाकी का जो यूरोप है वो भी जागता है। पर इससे पहले हम बात करते हैं, एक बंदा आता है, इसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, नेपोलियन क्या करता है? नेपोलियन 1804 में 1804 में एक सिविल कोड लेकर के आता है। सिविल कोड क्यों? क्योंकि वो सिविल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए था, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव वो भी बोलते हैं, कोड भी बोलते हैं, सिविल कोड भी कहते हैं। ठीक है, उसमें वो 7-8 चीज़ें लेकर के आता है। 7-8 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी क्या क्या थी। जैसे उसमें था कि प्रिविलेज बेस ऑन जो बर्थ थे उनको ख़त्म किया गया था। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया था। प्रिविलेज बेस ऑन बर्थ कौन से? जो मैंने बताया था, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास जो जिस लायक है, जिसके जो बस की है वो करेगा। ठीक है, फ्यूडलिज्म मैंने तुम बताया था, छोटे छोटे राजा होते थे, वो किसानों पर अत्याचार करते थे, तो उनको हटा दिया था इसने। ठीक, और इसने क्या किया था? राइट टू प्रॉपर्टी लेके आया था, जिससे सबके पास प्रॉपर्टी रहे। और इसने क्या किया था? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटाया था। गिल्ड मैंने तुम बताया, गिल्ड यानी ग्रुप। एक ग्रुप बना ले करते थे लोग, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, और दूसरे को काम ही नहीं करने देते थे। तो जिस रेट पे बेचते थे उस रेट पे खरीदना पड़ेगा। ठीक, साथ में वो क्या करता है? रोड्स अच्छी बनवा देता है, कम्युनिकेशन अच्छा बनवा देता है, जिससे होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड अच्छा हो जाता है। ठीक, तो कुल मिला करके ये था सिविल कोड ऑफ, या नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। आगे देखते हैं। आगे था कि हमने चीज़ पढ़ी थी, उसमें था कि जैसे नेपोलियन ने जो काम किए थे इसमें, फ्रांस ने, तो यही सब चीज़ देख करके बाकी के यूरोप भी कुछ कर रहा था। जैसे प्रशिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था जोल्वरिन। ठीक है, जोल्वरिन क्या थी? कस्टम यूनियन थी। उसमें था क्या कि जो भी वो है, क्या कहते हैं उसको, जो भी इकोनॉमिक बैरियर्स हैं वो हटा दिए जाएं। ठीक है, इकोनॉमिक बैरियर्स मतलब जगह जगह जाकर के जो टैक्स लगते थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए जाएं। और नेपोलियन कोड में एक चीज़ रह गई थी कि उसने करेंसी को स्टैंडर्डाइज कर दिया था, वेट मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया था, कि पूरे जो फ्रांस है, पूरे फ्रांस में एक जैसी करेंसी रहेगी और एक जैसा ही उसमें वेट मेजर रहेंगे। ठीक, 1 किलोमीटर 1000 मीटर का तो 1000 मीटर का ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह जाकर कहीं 800 का, कहीं 500 का। ठीक, चलो आगे देखते हैं। फिर हम इसमें पढ़ते हैं दो तीन तरह के लोग, जो कौन कौन से थे। सबसे पहले हमने देखा एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी क्या थी? मैंने तुम्हें बताया था, एरिस्टोक्रेसी वो होते हैं जो अमीर अमीर लोग होते हैं, कहीं की भी, किसी भी कंट्री के जो अमीर लोग होते हैं, जो क्रीम होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी का क्या था कि आपस में वो लोग कनेक्टेड होते थे, किससे? मैट्रिमोनियल्स से, मतलब आपस में शादी ब्याह कर लिया करते थे। ठीक है, अब इनकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी और इनके बड़े बड़े फार्म्स थे, इनमें काम करने के लिए मजदूर आया करते थे। ठीक, साथ में कुछ एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी थे, जो कुछ मिडिल क्लास वाले थे। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला? लिबरल मिडिल क्लास। ये लोग पढ़े लिखे थे, इन्हें पता था राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, पढ़े लिखे थे। ठीक, ये लोग राइट्स की डिमांड करने लगे। तो जो लिबरल्स थे, उनके दो तरह के राइट मांगे थे उन लोगों ने। सबसे पहला एक था पॉलिटिकल, और एक था इकोनॉमिक। ठीक है, पॉलिटिकल में उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने मांगा था कि हमें गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी वोटिंग का अधिकार मांग रहे थे। ठीक, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिखा रखा है इसमें, कि जिसको देख करके मांग रहे थे, फ्रांस को देख करके मांग रहे थे ना ये लोग, कि फ्रांस में देखो सब हो गया, हमें भी दो। तो फ्रांस में क्या था कि फ्रांस में भी सबको वोटिंग राइट नहीं था। सिर्फ उनको राइट था, उन आदमियों को राइट था जिनके पास प्रॉपर्टी है। ना औरतों को राइट था, ना उनको राइट था जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, तो पॉलिटिकल स्फेयर में ये हो गया। एक था इकोनॉमिक स्फेयर की डिमांड। इकोनॉमिक स्फेयर में ये था कि वो लोग चाहते थे कि ट्रेड के लिए कम्युनिकेशन अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, जो फालतू की करेंसी घूम रही है ना, इन सबको ख़त्म किया जाए, कस्टम्स हटाए जाएं। और इन कस्टम्स को हटाने के लिए ही बनती है क्या? ज़ोल्वरिन। कस्टम क्या है? एक तरह के टैक्स, जो एक सिटी से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लिबरल्स के बाद हमने पढ़ा था एक लोगों को, जिनका नाम था, एक तरह के लोग जिनका नाम था कंजर्वेटिस्ट। ठीक है, कंजर्वेटिस्ट कौन थे? वो लोग जो पुराने ख्यालात को वापस लाना चाहते थे, जो मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। इनका सबसे बड़ा राजा कौन था? ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियन्ना। वियन्ना में जो ड्यूक मेटरनिक होता है, एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसको हम बोलते हैं वियन्ना कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कब बुलाता है? 1815 में, 1815। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना इसको।
तो जो वियना कॉन्फ्रेंस होती है 1815 में, यहाँ होता क्या है, यहाँ वो होता है जो नेपोलियन ने नाश मचाया था, जो नाश किया था उसको वापस से ठीक करना था, इनके अकॉर्डिंग ठीक करना था। नेपोलियन जहाँ जहाँ जाता, जो जो उसने लूटा था, जो जो नई पॉलिसी लेकर गया था, सबको नलीफाई कर देना, सबको खत्म कर देना। जैसे जहाँ पर मोनार्की थी वहां पर उसको दोबारा बैठा देना जिसको नेपोलियन ने हटाया था। ठीक है, तो रीस्टैब्लिशिंग मोनार्की मेन पर्पस था इसका। और जो पहले था नेपोलियन से उसको वापस से एज इट इज रिस्टोर कर देना, ये पर्पस था इनका। ठीक है, अब एक नेक्स्ट कैटेगरी के हमने लोग पढ़े थे जिसमें हमने नाम पढ़ा था मेजिनी का। ठीक है, मेजिनी कहाँ पैदा हुआ था, जिनोवा में, मैंने तुम बताया था, GENOA, ये इटली में पड़ता है। और एक मैंने जिनेवा बताया था, जिनेवा पड़ता है वी वाला स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो मेजिनी आता है 1807 में पैदा होता है। इसको क्या करते हैं, इसको बाहर भगा देते हैं लोग, ज़्यादा क्रांतिकारी काम कर रहा था तो सरकार परेशान हो गई, इसको बाहर भगा देती है। लेकिन ये अंडरग्राउंड फिर से दो सोसाइटीज़ बनाता है, इसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, इसके बारे में मेटरनिक ने एक कहावत कही थी, मतलब लाइन कही थी कि ये सबसे बड़ा एनिमी है हमारे सोशल सिस्टम का, सोशल ऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे फिर हम जब चलते हैं इसमें हमें दिखाई देता है रिवोल्ट ऑफ 1848, या उससे पहले जो सीरीज चल रही थी इवेंट्स की, हमने पढ़ा था कि कैसे दोबारा से जो मेटरनिक अपना कंजर्वेटिज्म लेकर के आता है, मोनार्की लेकर के आता है, इसके खिलाफ फिर से प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर से फ्रांस में दंगे और ये सब स्टार्ट हो जाते हैं फ्रांस में, जिसमें मेटरनिक फिर एक बात कहता है कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट दिखाते हैं कि फ्रांस के लोग दोबारा से लिबर्टी मांगने लगते हैं और जिनका राजा बैठा रखा था लुई फिलिप, उसको यहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ होती है, होता क्या है कि ग्रीस पे रूल था किसका, ऑटोमन एम्पायर का। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी ले लेते हैं कौन, ग्रीस। कब लेते हैं, 1832 में, 1832 में। और किस ट्रीटी के तहत, एक ट्रीटी करते हैं आपस में, इसको बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कहाँ पड़ता है, मैंने तुम्हें बताया था, टर्की में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे इसमें सेक्शन आता है हंगर एंड हार्डशिप वाला। होता क्या है कि 1830s के आसपास, 40s के आसपास जो यूरोप है उसमें काफ़ी ज़्यादा हंगर और हार्डशिप फैल जाती है। कैसे फैलती है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, स्लम्स बनने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है, साथ में जो फूड प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और इनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में फैक्ट्रीज थी, मैंने तुम्हें बताया था, ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, तभी वो सबसे आगे होते हैं उस टाइम। ठीक, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ब्रिटेन से इंपोर्ट होती हैं शर्ट्स, कपड़े, और जो वहाँ के जो लोकल व्यूवर्स होते हैं फ्रांस के और बाकी के यूरोप के, मेनली फ्रांस के, वो सब परेशान हो जाते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, क्योंकि सस्ता माल जब बाहर से मिलेगा तो लोग यहाँ से क्यों खरीदेंगे। ठीक, तो इसके पीछे एक केस भी बताया था मैंने तुम्हें, एक रिवोल्ट होती है 1848 में, जो कॉन्ट्रैक्टर घर चलाते हैं। होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के जो फ्रांस के व्यूवर्स थे उनको ऑर्डर देता है, और अपना ऑर्डर पूरा लेता नहीं है, और कहता है जो ऑर्डर ले भी रहा हूँ वो भी कम पैसे में लूँगा, नहीं देना है तो मत दो। तो इससे जो व्यूवर्स होते हैं परेशान हो जाते हैं, इकट्ठे होकर के कॉन्ट्रैक्टर के घर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को मार पीटते हैं, उसकी फैमिली को मतलब घर में आग लगा देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है वहाँ से, बाद में आता है 24 घंटे बाद आर्मी लेकर के, उन सब व्यूवर्स को मरवा देता है, उनमें से 11-12 मर जाते हैं। ठीक है, ये था 1848 का रिवोल्ट। आगे देखते हैं। जब ये रिवोल्ट हो रहा था तो ये लोग कर रहे थे, जो छोटे लोग थे, जो बेचारे गरीब लोग थे। ठीक है, होता क्या है, बाद में जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो लोग इकट्ठे होकर के, जर्मनी की बात कर रहा हूँ मैं, प्रशिया की, वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर के, जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें से 831 मेंबर्स को इलेक्ट करके एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। ठीक है, और ये नेशनल असेंबली क्या करती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ड्राफ्ट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा देश इस तरीके से चलेगा। ये लोग इकट्ठे होकर के 31 मेंबर्स जो होते हैं इलेक्टेड, ये जाते हैं कहाँ, सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च में क्या हो रहा था, प्रशिया की उधर की पार्लियामेंट चल रही होती है। तो ये जा करके सेंट पॉल चर्च में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इन लोगों ने, यहाँ का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम, उसे देते हैं, और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है। और ये जब प्रोटेस्ट करते हैं तो आर्मी बुला के ना भगवा देता है वहाँ से, मार पिटाई करके।
ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन और आता है वुमेन का रोल। तो मैंने तो बताया कि वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको फिर भी एज एन ऑब्जर्वर ही रखा गया। उनके कुछ ज़्यादा, उनकी जो थी सेक्रीफाइस को ज़्यादा वो नहीं दिया गया, वेटेज नहीं दिया गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं चैप्टर के। होता क्या है इसमें कि अब यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है किसका, जर्मनी का। जब ये फेल हो गया था 831 मेंबर्स वाला फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला, तो होता क्या है कि जो यहाँ का राजा होता है प्रशिया का, चीफ मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर होता है, इसका नाम क्या था, बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या करता है, अपनी आर्मी को इकट्ठी करता है, अपनी ब्यूरोक्रेसी को इकट्ठी करता है, उसके साथ मिल करके जो इनके इलाके जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट्स थी वो किसी और ने हथियार रखी होती हैं, उनसे छीनता है। कैसे, ये 7 साल में 3 लड़ाइयाँ लड़ता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और 1871 में इसको यूनिफाई करवा लेता है, किसको, जर्मनी को। और इसमें मेन स्टेट कौन सी थी, प्रशिया, हमने पढ़ा था। और 1871 में राजा बना लेते हैं किसको, ये केसर विलियम फर्स्ट को। ठीक, केसर विलियम फर्स्ट यहाँ पर राजा बन जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली में जैसे यहाँ पर मेन स्टेट थी प्रशिया, इटली में मेन स्टेट कौन सी थी, सार्डिनिया, पीडमोंट। ठीक, इसका चीफ मिनिस्टर कौन था, कैवोर। ये गैरिबाल्डी प्लस मैजिनी के साथ मिल करके क्या बनाता है, एक आर्मी इकट्ठी करता है, और मतलब पूरे जहाँ जहाँ इटालियन स्पीकिंग जो भी स्टेट थी उनको अपने मिला लेता है। और मैजिनी के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिया था। गिस्म मैजिनी के बारे में ये था कि साउथ का एक किसान था, सदर्न इटली का, और ये किसानों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था। किसानों के साथ मिल करके मूवमेंट चलाता है, और स्पेन ने जो इनका इलाका कब्जा कर रखा होता है उसको हटा करके वापस यहाँ पर राजा बन जाता है, इसको इटली में मिलवा देता है। और इनका जो राजा बनता है, जैसे वहाँ राजा बना था केसर विलियम, यहाँ इनका 1861 में राजा बनता है विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, देख लेना, ऐसे रोमन में लिखा होता है ऐसे करके। ठीक है, तो दो यूनिफाई हुए कंट्री है। थर्ड कंट्री की बात करते हैं। थर्ड कंट्री यूनिफाई हुआ बट अलग तरीके से हुआ, गलत तरीके से हुआ। तो हमने पढ़ा था इन दोनों में कि ये अपनी जो कॉमन कल्चर और कॉमन लैंग्वेज वाले लोगों को अपने साथ मिला रहे थे। अब ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन में कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का कुछ चक्कर नहीं था, वहाँ पर लोग अलग एथनिक ग्रुप में बटे हुए थे, आपस में कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कौन कौन से थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स और आयरिश। ठीक है, ये सब अलग अलग एथनिक ग्रुप के थे, लेकिन इनमें सबसे पावरफुल कौन था, इंग्लिश। तो ये क्या करते हैं, इनको मार पीट करके अपने पास मिला लेते हैं सबको। ठीक है, ऑपरेशन से, रिप्रेशन से जेल भेजते हैं, फांसी देते हैं, मारते हैं, सब कर करा करके अपने अंदर मिला लेते हैं, और बना लेते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में, 1707। ठीक, तो ये तीन हमने यूनिफिकेशन पढ़ ली। अब देखते हैं क्राइसिस चलता है, जब ये यूनिफिकेशन हो जाती है, कंट्रीज बड़े बड़े बन जाते हैं, तो होता क्या है कि ग्रीस की तरह एक बाल्कन रीजन पड़ता है, बाल्कन पेनिनसुला, उसमें जो भी कंट्री होते हैं सबके सब आज़ाद होते हैं, किससे, ऑटोमन एम्पायर से। और इनमें दिक्कत क्या थी कि ये सब आपस में एक दूसरे से जलते थे, आपस में लड़ते रहते थे। इसका फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा था, जो बड़े कंट्रीज हुए थे, अभी नए नए यूनाइटेड हुए हैं, बड़े बड़े कंट्रीज बने हैं, तो यहाँ पे आकर अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। आपस में यहाँ खूब बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स हुई, लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। लड़ाई होने के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर का एक क्रक्स। ठीक।